नमस्कार दोस्तों। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल का इलेक्टोरल मैच जो है वो फिक्स कर लिया है। फिक्सिंग खिलाड़ियों की भी हुई है और फिक्सिंग हुई है अंपायर की भी। चुनावों का अंपायर या रेफरी कौन होता है? चुनावों का अंपायर या रेफरी होता है चुनाव आयोग, जिसकी जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं, जो कि हमारे स्लाइड में भी लिखा है, चुनाव आयोग लड़ रहा है बंगाल चुनाव। लड़वाना होता है चुनाव आयोग को और सुनिश्चित करना होता है कि प्रैक्टिसेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, एथिकल हैं, मोरल हैं, किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो नहीं रही है। लेकिन चुनाव आयोग अगर पार्टी बन जाए और एक पार्टी की तरफ से काम करता हुआ दिखे या उस पर ऐसा आरोप लगे, तो सवाल लोकतंत्र पर लगता है। सवाल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर लगता है कि क्या वो प्रक्रियाएं सही तरीके से फॉलो हो रही हैं। सवाल आपका और हमारा है, केवल भारतीय जनता पार्टी या तृणमूल कांग्रेस या कांग्रेस का नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, द मॉल्टिक शो के इस एपिसोड में आपको पूरी तरीके से पता पड़ जाएगा। साहब 91 लाख वोट्स जो हैं वो कटे हैं। 60 लाख वोट ऐसे थे जो संदिग्ध थे, जो संदेह के दायरे में थे। उनमें से कुछ वोट जो है वो मान्य हो गए और लगभग 27 लाख वोट जो हैं वो कट गए। अंतिम अपील की एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी ने ये इंश्योर नहीं किया कि अगर कोई सही वोटर भी है तो वो इन चुनावों में वोट दे सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोटे तौर पे कह दिया, अगली बार दे देना भाई, अगर तुम सही प्रूव हो जाते हो, अगर वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाता है तो। हुमायूं कबीर का जो स्टिंग हुआ कि किस तरीके से 1000 करोड़ की लगभग पेशकश की गई थी मुसलमान वोटों को डिवाइड करने के लिए। तो क्या फिक्सिंग के सहारे अब इस लोकतंत्र में चुनाव होंगे? पैटर्न क्या कहता है वोटर डिलीशन का? क्या तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहा है? पैटर्न को अगर आप समझेंगे तो ये सवाल आपके दिमाग में भी पैदा होगा, और सवाल पैदा होने चाहिए। यही तो बेस होना चाहिए हमारी सभ्यता का, हमारे लोकतंत्र का। द मॉल्टिक शो के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा उन संदेहों पर भी करेंगे और उस पैटर्न पर भी करेंगे जो पैटर्न मुहर लगाता है इस बात पर कि शायद ये चुनाव हाईजैक्ड हैं, शायद ये जो चुनावों का खेल है ये फिक्स्ड है, मैनेज्ड है। मॉल्टिक शो के इस एपिसोड में बातचीत इन तमाम बातों पर हम लोग करेंगे। स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुका हूं, चुनाव आयोग लड़ रहा है बंगाल चुनाव, यह आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी चुनाव आयुक्त हैं, जाहिर है आरोप उनके ऊपर भी हैं। सबसे पहली बात ये करते हैं कि जो SIR हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसके तहत वोटर लिस्ट की सफाई हुई। चुनाव आयोग ने जैसा कि कहा, 2 तरीके से सफाई हुई। पहले 63 लाख वोट कटे। ये 63 लाख वोटर कौन से थे? जो मान लीजिए परमानेंटली शिफ्ट हो जाएं। जैसे मैं बिहार से हूं लेकिन दिल्ली में रह रहा हूं, एक ही जगह का वोटर हो सकता हूं, तो बिहार से मेरा वोट कट गया, जो जाहिर है कटना भी चाहिए। दूसरा ये कि किसी की डेथ हो जाती है, वो अपडेट हुआ, और इस तरीके के अपडेशन से लगभग 63 लाख वोटर जो हैं वो उस लिस्ट से बाहर हो गए। कई वोटर्स का ये कहना है कि गलत तरीके से बाहर किया गया, वो वहीं रहते हैं, वो जिंदा हैं, लेकिन फिर भी वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब है। तो ये तो था 63 लाख की कहानी। 60 लाख वोटर ऐसे थे जो संदेह के दायरे में थे, जिनके कागजात में, डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी पाई गई। जांच किया गया और जांच के बाद क्या सामने आया कि 32,68,000 जो वोटर्स हैं वो योग्य थे, उनको शामिल कर लिया गया लिस्ट में। लेकिन लगभग 27 लाख वोटर्स जो हैं उनको अयोग्य ही माना गया और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया, मतलब वो वोट कास्ट नहीं कर सकते। अब इन 27 लाख लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था कि वो ट्रिब्यूनल में अपील करें। तो जो 91 लाख टोटल वोटर्स कटे ना दोनों तरीके के डिलीशन से, उसमें से लगभग 34 लाख से ज्यादा लोगों ने अपील की। अब नेचुरल जस्टिस तो ये कहता है कि ये 34 लाख अपील जो हैं इनकी सुनवाई हो, एक फैसला आए कि इनमें से कितने योग्य हैं, कितने अयोग्य। जो लोग योग्य हैं उन तमाम लोगों को वोटिंग का राइट मिले, वो वोट डाल पाएं, कास्ट कर पाएं और वो सरकार चुन पाएं। लोकतंत्र की बुनियादी समझ यही है कि लोग सरकार को चुनते हैं। लेकिन 27 लाख वोटर जो काट दिए गए हैं संदेह के दायरे में आने वाले, और 63 लाख वोटर जो रूटीन डिलीशन में कटे हैं, 34 लाख से ज्यादा वोटर्स ने अपील की है कि हमारा डिलीशन जो है वो नाजायज है। मान के चलिए एक भी वोटर अगर सही कह रहा है और एक भी वोटर अधिकारी है वोट कास्ट करने का, उसे वोट कास्ट ना करने दिया जाए, तो क्या यह चुनाव के साथ मजाक नहीं है? क्या यह लोकतंत्र के साथ मजाक नहीं है? और यह मजाक कर कौन रहा है? यह मजाक कर रहा है चुनाव आयोग। भाई आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना था तो आप ड्यू टाइम में कर लेते। चुनावों की घोषणा हो जा रही है, उसके बावजूद आपकी जो प्रक्रियाएं वो चल रही हैं। अच्छा, इस पर आरोप यह लग रहा है कि ज्यादातर उन जगहों के वोट कटे हैं या वोटर्स का नाम
वोटर लिस्ट से बाहर हुआ है जो स्ट्रांग होल्ड हैं तृणमूल कांग्रेस के, टीएमसी के। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है वहां से बहुत कम वोटर्स डिलीट हुए हैं। अब ये समझिए, अगर गड़बड़ी है तो वितरण जो होगा गड़बड़ी का वो समहाउ थोड़ा सा बैलेंस तो होगा, लेकिन पैटर्न ऐसा नहीं दिखाता है। पैटर्न क्या दिखाता है वो बहुत खतरनाक है। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं और आप भी डिकोड करते रहिएगा साथ साथ कि ये पैटर्न आपको जस्टिफाइड लगता है क्या। तो साहब एक बात तो ये थी कि ये जितने भी वोटर कटे 34 लाख से ज्यादा ने अपील की और उनको ये कहा गया कि ट्रिब्यूनल में अगर अपील मंजूर होती है, जांच में आप सही पाए जाते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट में दोबारा जुड़ जाएगा। इसका मतलब इट इज नॉट डिलीटेड फॉर एवर, हमेशा के लिए नहीं कटा है। लेकिन इस बार के लिए तो कट गया। इस बार की सरकार कौन चुन रहा है? अगर मेरा से है ही नहीं इस सरकार को चुनने में और मैं अगर जायज वोटर हूं तो मेरे साथ तो नाइंसाफी है ना। इस नाइंसाफी का कंपनसेशन कौन करेगा? एक बड़ा सवाल है। पैटर्न देखते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो साहब 27 लाख अयोग्य वोटर जो हैं उनका जब आप नक्शा देखेंगे कि कहां कहां से कटे हैं तो बहुत सारी तस्वीर जो है आपकी क्लियर होती चली जाएगी। 5 जिले हैं जिनका जिक्र इस स्लाइड में मैं कर रहा हूं। 5 जिले हैं, एक तो साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, मुर्शिदाबाद, ईस्टर्न वर्धमान और हावड़ा। इन 5 जिलों में 118 विधानसभा की सीटें हैं। इन 118 विधानसभा की सीटों में तृणमूल कांग्रेस ने 110 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में जीती थी। 2 जिले ऐसे हैं, हावड़ा और पूर्व वर्धमान, जहां पर क्लीन स्वीप किया था। पूर्व वर्धमान में 16 में से 16 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती, हावड़ा में 16 में से 16 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती, मुर्शिदाबाद में 22 में से 20 सीटें, उत्तर 24 परगना में 33 में से 28 सीटें और दक्षिण 24 परगना में 31 में से 30 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीतती है। मतलब साफ है कि इन 5 जिलों में तृणमूल कांग्रेस के सामने कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। लगभग सोच के देखिए ना, 118 सीट, उसमें से 110 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस जीत जाती है। और जो 27 लाख वोटर कटे हैं जो संदेह के दायरे में थे, उनमें से 13,45,000 मतलब लगभग 50%, लगभग आधे वोटर्स इन 5 जिलों में से कटे हैं। मतलब जहां पर तृणमूल कांग्रेस स्ट्रांग दिखती है उन 5 जिलों से आपने 50% वोटर्स जो हैं वो काट दिया। पैटर्न ये कह रहा है। तो शंका की एक सुई जो है वो आपके ऊपर उठती ही है कि क्या ये जानबूझकर काटी गई लिस्ट है, जानबूझकर काटे गए नाम हैं ताकि तृणमूल कांग्रेस जहां पर मजबूत दिख रही है वहां पर इसको कमजोर कर दिया जाए। तो क्या चुनाव से पहले ही तृणमूल कांग्रेस को कमजोर कर दिया गया है? और अगर किया गया है तो यह भारतीय जनता पार्टी ने तो किया नहीं है, यह तो चुनाव आयोग ने किया है। इसका मतलब क्या चुनाव आयोग जो है इट इटसेल्फ इज अ प्लेयर? एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप देखिए आपको लग क्या रहा है। आखिरकार यह व्यवस्था और यह पूरी शासन प्रणाली जो है आपकी है, हमारी है, तो आपकी राय जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। 5 जिलों की तो हमने बातचीत की जहां से 49.53% लगभग वोटर डिलीट हुए हैं और ये 5 जिले जो थे वो तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रांग जोन थे। कुछ स्ट्रांग जोन बीजेपी के भी होंगे, उनका क्या हाल है वो भी आपको बताते हैं। तो साहब बीजेपी के दबदबे वाले 7 जिले हमने निकाले और इन 7 जिलों में पूरे राज्य का केवल 10% डिलीशन हुआ है। मतलब 5 जिले जो टीएमसी के दबदबे वाले थे वहां 50% डिलीशन होता है और 7 जिले जो बीजेपी के दबदबे वाले कहे जा सकते हैं वहां पर 10% डिलीशन होता है। कौन कौन से जिले हैं? दार्जिलिंग, केवल 44,000 इसमें अयोग्य थे। बीजेपी को टीएमसी से 2,76,527 वोट ज्यादा मिले थे। ये दार्जिलिंग की हालत है। अलीपुरद्वार सिर्फ 36,078 वोटर जो हैं इसमें अयोग्य थे और इस जिले में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। कलिम्पोंग, बांकुड़ा, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, पूर्व मेदिनीपुर सब मिलाकर 2,64,000 वोट जो हैं वो बीजेपी को ज्यादा मिले थे टीएमसी से। टीएमसी के 5 जिले 13,45,000 वोटर कटते हैं और बीजेपी के इन 7 जिलों में, सॉरी ये जो 2,64,000 है ये वोटर कटने का नंबर है। बीजेपी के 7 जिलों में 2,64,000 वोटर कटते हैं। फर्क कितना है? बीजेपी के 7 जिलों से को 5 से आप गुणा करेंगे तब टीएमसी के वो जो 5 जिले हैं स्ट्रांग जोन वाले उसके जो वोटर डिलीट हुए हैं वो बराबर हो पाएंगे। मतलब 5 गुना ज्यादा वोटर कटा है टीएमसी के स्ट्रांग जोन में से केवल 5 जिलों में और भारतीय जनता पार्टी के 7 जिलों में केवल
2,64,000 या लगभग 10% वोटर जो है वो कटे हैं। अब सोच के देखिए भाई, 91 लाख वोटर जो थे, इसमें मृत वोटर भी थे, कई लोग परमानेंटली शिफ्ट भी हो गए, डिस्क्रिपेंसी भी है डॉक्यूमेंट्स में, तो क्या इसका वितरण समान नहीं होना चाहिए? लेकिन ये तो भयंकर इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, भयंकर असमान वितरण दिख रहा है। तो ये खेल क्या है? ये पैटर्न तो ऐसा दिखाता है कि शायद एक पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की गई है चुनाव से बहुत पहले ही, है ना। अगले चीज देखते हैं। अब जहां जहां पर जीत जो है वो कांटे की थी, मतलब मुकाबला बड़ा जबरदस्त था, ए वर्सेस बी था मुकाबला, वहां पर अयोग्य वोटर जो हैं वो मार्जिन से कई गुना ज्यादा हैं। समझ के देखिए, जैसे नदिया एक सीट है, टीएमसी को यहां पर लीड मिली थी 20,903 वोट्स की, और यहां पर अयोग्य वोटर हैं 2,08,626। मतलब 2021 के चुनाव में टीएमसी 20,900 वोटों से जीती। इस विधानसभा में 2,08,626 वोटर जो हैं अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं या हो गए हैं। पश्चिम वर्धमान की अगर बात करें तो यहां पे टीएमसी की लीड थी 43,893, और यहां पे अयोग्य वोटर की संख्या 74,100। लीड से लगभग 30,000 वोटर जो हैं वो ज्यादा अयोग्य पाए गए हैं। तीसरी बात करें, दक्षिण दिनाजपुर जो है, यहां पे टीएमसी की लीड थी लगभग 45,000, 44,945, और यहां पर अयोग्य वोटर जो हैं वो हैं 76,768, लीड से 31,000 लगभग ज्यादा। इन 3 जिलों में कुल विधानसभा 32 हैं जो जीती है टीएमसी ने, है ना। और यहां पर आप देखें जो मार्जिन है, उस मार्जिन से ज्यादा वोटर्स जो हैं वो अयोग्य साबित हुए हैं। तो क्या इस मार्जिन को कंपनसेट करने की कोशिश इस डिलीशन से हुई है? एक सवाल ये भी उठता है। अब जहां जहां टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था, वहां पे जो बढ़त है टीएमसी की वो बड़े खतरे में है। कई जिलों के हमने बातचीत पहले भी की, जैसे पूर्व वर्धमान है, टीएमसी की बढ़त यहां पर 2,75,905 की थी, और यहां पर अयोग्य वोटर जो है 2,09,805 है, बढ़त का 76%। मार्जिन देखें आप, टोटल जो मार्जिन था पूर्व वर्धमान में टीएमसी का वो था 2,75,905, और अयोग्य वोटर हो गए 2,09,805। ऑलमोस्ट कंपेरेबल, ऑलमोस्ट इक्वल। ये वोटर डिलीशन का तरीका है। उत्तर दिनाजपुर, यहां पर टीएमसी की बढ़त थी 2,74,944, और यहां पर अयोग्य हो गए 1,76,972, बढ़त का लगभग 64%। हुगली की बात करिए, टीएमसी की बढ़त थी 2,79,890, और अयोग्य वोटर यहां पर होते हैं 1,20,813, बढ़त का 43%। हावड़ा की बात करिए, टीएमसी की बढ़त थी 4,54,873, अयोग्य वोटर हैं यहां पर 1,32,151, बढ़त का 29%। तो ये जितने पैटर्न अब तक आपने देखे हैं, इन पैटर्न से एक बात तो साबित हो रहा है कि जहां जहां टीएमसी जीती थी, अच्छे मार्जिन से जीती थी या फिर कांटे का टक्कर था, वहां पर यह सुनिश्चित किया गया हो कि जो जहां पर बहुत अच्छे मार्जिन से जीती है वहां तो मार्जिन कम हो जाए, और जहां पर बिल्कुल कंपेरेबल मार्जिन था, जहां पर फाइट जो था बिल्कुल मिडवे था, दोनों पार्टियां जो हैं बराबर बराबर के टक्कर में थी, वहां पर अयोग्य वोटर इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए कि जो वो मार्जिन है वो शायद नलीफाई हो सके। हालांकि ये सब कुछ एक प्रेडिक्शन है, ये सब कुछ एक अजम्पशन है, हो सकता है परिणामों के बाद बिल्कुल अलग स्थिति सामने आए, लेकिन पैटर्न जो कह रहा है उस पैटर्न को इंटरप्रेट करने का काम जो है हमारा भी है और आप सब लोगों का भी है। तो इंटरप्रिटेशन तो ये कहता है कि तृणमूल कांग्रेस का जो स्ट्रांग जोन है उसे चुनाव से पहले ही कमजोर करने की कोशिश की गई है। अब जो वोट कटने से पहले एडजुडिकेशन था उसमें भी ये पैटर्न दिख रहा था क्लियरली, मतलब जो संदेह के दायरे में जो वोटर्स थे, ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स जो माने जाते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के कोर वोटर्स हैं, संदेह के दायरे में ज्यादातर वही लोग थे। मानिक चौक है जैसे मालदा, इसमें 50-50% हिंदू और मुस्लिम आबादी है। एडजुडिकेशन में 97.4% मुसलमान थे और 2.3% हिंदू। मतलब एक विधानसभा है, मान लीजिए वहां पर 100 वोटर हैं, 50 वोटर हिंदू हैं, 50 वोटर मुस्लिम हैं, यहां पर लगभग 97.5 वोटर या लगा के चलें 98 वोटर जो हैं जो संदेह के दायरे में आए, वो संदेह के दायरे वाले 100 वोटर मैं बता रहा हूं, उनमें से 98 वोटर जो संदेह के दायरे में आए वो मुसलमान थे, और केवल 2 वोटर जो संदेह के दायरे में आए वो हिंदू थे, जबकि संदेह के दायरे में टोटल 100 वोटर आए। मतलब गजब का मामला है। ये भी एक पैटर्न तो दिखा रहा है कि ज्यादातर मुसलमान वोटर जो हैं वही संदेह के दायरे में आ रहे हैं। मोथाबाड़ी की बात जो मालदा में ही है, ऐसा ही है, कुछ 69.5% मुस्लिम आबादी है यहां पर, लेकिन एडजुडिकेशन में 97.4% मुसलमान हैं।
अगर बात शामशेरगंज की करें जो मुर्शिदाबाद में पड़ता है, तो यहां पर 82% मुस्लिम आबादी है और एजुकेशन में 98.8% मुसलमान हैं। बहरामपुर मुर्शिदाबाद में ही पड़ता है, यहां पर 72% हिंदू हैं, लेकिन एजुकेशन में केवल 4.7% हिंदू हैं। वी एंड आर नेशनहुड डिफाइंड, गुरु गोलवलकर जिन्हें कहते हैं आरएसएस वाले, उन गोलवलकर साहब की किताब है वी एंड आर नेशनहुड डिफाइंड। उसमें क्लियरली कहते हैं कि वोटिंग अधिकार जो है ना वो मुसलमानों के पास होना ही नहीं चाहिए। और ये तो आरएसएस की वैचारिका का हिस्सा है कि मुसलमान यहाँ के नागरिक नहीं है, यहाँ वो तब तक रहे हैं जब तक हिंदू चाहते हो, और जब हिंदू ऐसा चाहना बंद कर दे तब मुसलमान यहाँ से चले जाए। सेकंड क्लास सिटीजन। और होता क्या है, सरकार बनेगी तो हम बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, हम जिसे चुनेंगे वही सरकार बना पाएगा। ये लोकतंत्र की बुनियादी समझ, लोकतंत्र का बुनियादी नियम है। लेकिन यह पैटर्न ऐसा दिखाता है कि जो मुसलमान आबादी है उससे आप वोटिंग का अधिकार ही छीन लेना चाहते हैं, छीन रहे हैं आप वोटिंग का अधिकार। मतलब मुसलमान यहां की सरकार नहीं चुन रहे तो मुसलमान क्या इस लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है? एक बहुत बड़ा सवाल है। और इन सब सवालों को उठाते हुए मैं ये बात बार बार कह रहा हूं, ये एक अजम्पशन हो सकता है, इंटरप्रिटेशन हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 34 लाख से ज्यादा लोगों ने, जिनका वोट कट गया है, उन्होंने अपील की है। प्रॉपर हियरिंग और प्रॉपर सुनवाई चुनाव से पहले क्यों नहीं हो सकता है? चुनाव से पहले आप ये बात पुष्ट क्यों नहीं कर सकते कि भाई तुम अयोग्य वोटर हो, तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से काटना जो है जायज है? नाजायज ग्राउंड्स पे या अपुष्ट ग्राउंड पे आप किसी का वोटिंग राइट कैसे काट सकते हैं? और अगर मेरे पास वोटिंग राइट ही नहीं है तो मैं बराबर कैसे हूं? इस देश में जो वोट का अधिकार है ना, वही इस लोकतंत्र को बहाल रखता है। नरेंद्र मोदी हो चाहे गौतम अडानी हो, उनके वोट की जितनी कीमत होगी उतनी ही कीमत मेरे वोट की होगी। ये एक बात है जो हमें समान करता है, वर्गों के कॉन्टेक्स्ट में भी और क्लासेस के कॉन्टेक्स्ट में भी और पदों के कॉन्टेक्स्ट में भी। कोई कितने ही बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसके वोट की कीमत भी एक ही है, और कोई हाशिए पर बैठा हुआ नागरिक हो, उसके वोट की कीमत भी एक ही है। लेकिन आप तो इस समानता को छीन लेना चाहते हैं। पैटर्न यही कह रहा है। भवानीपुर, ये जो ममता बनर्जी हैं फिलहाल चीफ मिनिस्टर जो हैं वेस्ट बंगाल की, उनकी विधानसभा है। यहां पे मुस्लिम आबादी है 21.9%, लगभग 22% आप मान लीजिए। एजुकेशन जो है उसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी 51.8% थी। कैन यू जस्ट इमेजिन? हिंदू बहुल इलाका है ये, लेकिन एजुकेशन में मुसलमान जो है वो आगे आ गए हैं। संदेह के दायरे में मुसलमान ज्यादा हैं। हिंदू वोटरों का एजुकेशन रेट जो है हर 17 में से 1 मात्र। मुस्लिम वोटरों का एजुकेशन रेट हर 4 में से 1। मुस्लिम वोटर के संदिग्ध घोषित होने की संभावना हिंदू वोटर से 4 गुना ज्यादा है। सिंपल गणित है, सिंपल कैलकुलेशन आप सब लोग कर सकते हैं। हो सकता है सब कुछ जायज हो। बात तो यही है, नेचुरल जस्टिस कहां पर है? जब तक आपने पुष्ट नहीं किया तब तक मुझे लिस्ट से बाहर कर कैसे दिया? अगर मेरे पास मौका है अपने आप को सही साबित करने का, अपने आप को योग्य साबित करने का, तो उस मौके का टाइमलाइन ऐसा होना चाहिए था कि मैं वोट कास्ट कर पाऊं। वरना मेरे पास तो ये मौका कहने का है ना, ये मेरी चुनी हुई सरकार नहीं है, ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, ये चोरी की सरकार, फिर तो कहा जा सकता है। और कोई भी पार्टी जीते, भारतीय जनता पार्टी जीते या तृणमूल कांग्रेस जीते, यह सवाल खत्म नहीं होगा कि आपने लोगों से वोटिंग राइट बिना पुष्टि किए उनसे छीन लिया है। अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी है ट्रिब्यूनल में अपील करने की, तो उनके पास यह मौका भी होना चाहिए कि ट्रिब्यूनल के फैसले के आधार पर फैसला हो कि वो वोट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। लेकिन उनसे कह दिया जाता है ठीक है भाई अगली बार डाल लेना, हमेशा के लिए नहीं कटा। इस बार के लिए तो कट गया ना। इस बार के चुनाव का जिम्मेदार कौन है? इस बार की सरकार कौन चुन रहा है? क्या इस बार लोकतंत्र नहीं है? क्या इस बार लोगों के पास अधिकार नहीं है सरकार चुनने का? एक बड़ा सवाल है जिस सवाल पर मेरे हिसाब से गौर नहीं किया है चुनाव आयोग ने। अच्छा, इस पूरे जो एडजुडिकेशन प्रोसेस है, वोटर डिलीशन का प्रोसेस है, एक बिल्कुल नई कैटेगरी जो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की, वो ऐड की गई। ये भारतीय चुनाव के इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था, ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। अब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है क्या, वो समझिए। मान लीजिए जैसे मेरा नाम, मैं अपने नाम से बात करता हूं, नीरज, NRRAJ, किसी ने स्पेल करते हुए लिख दिया NIRAJ, और आप गांव से बिलोंग करते तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखेंगे। तो जो सॉफ्टवेयर है वो रीड नहीं कर पाएगा, सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो असमान हो गया, गलत हो गया। लेकिन ये मेरी गलती थोड़ी है। जो आपके कर्मचारी हैं वो NRRAJ को NIRAJ अगर लिख रहे हैं, NIRAJ को NRRAJ लिख रहे हैं, तो इससे मेरी दिक्कत क्या है और कहां है?
और मान लीजिए ये छोटा सा क्लैरिकल एरर हो गया, और क्लैरिकल एरर ही तो बताया था केरला के अंदर चुनाव आयोग ने, जब उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे भारतीय जनता पार्टी की मुहर लगी थी कि क्लैरिकल एरर हो गया। तो अगर क्लैरिकल एरर इन नामों में है तो इनका आप वोट काट देंगे, ये तो गड़बड़ मामला है। नीरज नाम का मैंने एग्जाम्पल दिया, अब आप सोच के देखें, मोहम्मद मोंडल जैसे मोहम्मद है, आप खुद भी लिखेंगे तो कई बार MOHAMMAD लिखेंगे, कई बार MUHAMMAD लिखेंगे। इसी तरीके से मोंडल, बंगाल में इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है मंडल, ये एक सामान्य जो एक्सेंट है हिंदी भाषी क्षेत्रों का वो है। तो कोई MONDAL लिख सकता है, कोई MANDAL लिख सकता है, लेकिन फिर भी ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मानी जाएगी और इसके तहत आप जो है संदेह के दायरे में आ जाएंगे, और नाम मिसमैच हुआ तो आपका वोट कट सकता है। तो ये तो बेवकूफ़ी है, स्टुपिडिटी है। मतलब इस तरह के मैनुअल एरर को तो समझा जा सकता है, सोचा जा सकता है। मोहम्मद और मोहम्मद स्पेलिंग की हमने बात कर ली, कई लोग MD डॉट लिख देते हैं। अच्छा, आप और हम दिनचर्या के कामों में भी इस तरह की कोशिश करते हैं, इस तरह की लिस्टिंग कई बार कर रहे होते हैं। आप याद करिए ना, क्या कई बार आप मोहम्मद को MD नहीं लिख देंगे? जो डॉक्टर है उसको कई लोग पूरा डॉक्टर लिखेंगे, कई बार DR डॉट लिख देते हैं। तो इस तरह की गलतियां क्लरिकल गलतियां हैं जिसके कारण किसी का वोट नहीं कट जाना चाहिए। प्रॉपर टाइम होना चाहिए, प्रॉपर चेक होना चाहिए, उसके बाद भी अगर कोई अयोग्य पाया जाता है तो आप उसका वोट काटिए, उसको डिलीट करिए, जायज बनता है। लेकिन एक तो टाइमिंग की दिक्कत है ही, उसके बाद जो प्रॉपर नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है कि भैया पूरा मौका मिलना चाहिए, वो आप दे नहीं रहे हैं। और मौका जो आप दे रहे हैं, जो टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन में उनका सबसे बड़ा अधिकार जो है वो छिन रहा है, इन चुनावों में वोट नहीं कर पाएंगे। यह सबसे बड़ी गड़बड़ी है। अब ये देखिए, 8 अप्रैल को तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं उनका एक डेलीगेशन जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने गया। बैठक जो है 7 मिनट में खत्म हो गई। 91 लाख वोटर कटे, 27 लाख वोटर एडजुडिकेशन में जो थे वो कटे, 63 रूटीन चेकअप, 27 लाख एडजुडिकेशन वाले, 91 लाख टोटल वोटर कटे। 91 लाख टोटल वोटर्स के कटने का, और जो पैटर्न हमने दिखाया कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस का जो स्ट्रांग जोन है उस पर हमला किया हुआ दिखता है, उस पर चोट किया गया दिखता है। तृणमूल कांग्रेस का जाहिर है डेलीगेशन जो हो जाएगा चुनाव आयोग में, वो चुनाव आयोग में गया, और पता है मीटिंग कितना देर चली? 7 मिनट। 91 लाख वोटर्स डिलीशन का मुद्दा जब चुनाव आयोग के पास जाती है एक पार्टी का डेलीगेशन, तो 7 मिनट की मीटिंग होती है। और उस 7 मिनट की मीटिंग के बाद कह दिया जाता है, जो TMC का दावा है, गेट लॉस्ट, यहां से चले जाइए, बात भी नहीं होगी, सुनवाई नहीं होगी। उसके बाद चुनाव आयोग का एक ट्वीट आता है, ट्वीट है चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। यह भाषा चुनाव आयोग की होनी चाहिए, चुनाव आयोग के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर। और इसमें हम और आप कोई सवाल ना पूछे, फिर तो हम लोग भी मूर्ख साबित हो जाएंगे। यह भाषा नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा चलिए, मैं फिर से मान के चल रहा हूं कि सब कुछ असम्पशन है, हो सकता है सब कुछ सही हो, सारे वोटर्स जायज कटे गए हों जो कटे हैं, लेकिन यह भाषा तो गड़बड़ है ना, इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं। चुनाव आयोग ने इस भाषा के लिए माफी क्यों नहीं मांगी? चुनाव आयोग ने इसको डिलीट क्यों नहीं कर दिया इस ट्वीट को? जब क्लियरली आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे केरला में भारतीय जनता पार्टी का मुहर दिखता है, तब तो आप माफी मांग लेते हैं, तब तो आप कह देते हैं क्लरिकल एरर था। ये भी आप कह दीजिए ना भाई, जिसको ठेका दिया हुआ है उसने गलत अपलोड कर दिया होगा, उसने गलत लिख दिया होगा। पर यह भाषा तो क्लियरली वही चीज दिखाती है जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बोला था कि दरअसल चुनाव आयोग, जिसका काम चुनाव लड़वाने का है, चुनाव करवाने का है, यह इंश्योर करने का है कि चुनाव फ्री एंड फेयर हो, वो चुनाव आयोग चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। वो चुनाव आयोग एक पार्टी बन गई है, वो पार्टी जो किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती हुई दिखती है। कम से कम ये ट्वीट, कम से कम इस ट्वीट की ये भाषा इसी बात का तस्दीक करती है। चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे इस बार। मतलब क्या चुनाव आयोग ये कहना चाहता है कि पिछली बार जो चुनाव थे वो धमकियों से भरे हुए थे, भय से भरा हुआ था, हिंसा से भरा हुआ था, प्रलोभन बहुत ज्यादा था, उसमें छापा था, बूथ और सोर्स की जामिंग थी? अगर ऐसा था तो 2021 में चुनाव आयोग क्या कर रहा था? मंगल ग्रह से कोई संस्था तो आया नहीं था चुनाव करवाने के लिए।
यही चुनाव आयोग थी। तो 2021 में चुनाव आयोग ने इस तरह का चुनाव नहीं करवाया क्या? और जब आप ये कह रहे हैं और जब आप कह रहे हैं चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक, तो हिडन मीनिंग तो ये है ना कि ये सब जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी गड़बड़ियां हैं, वो सब तृणमूल कांग्रेस ही कर रही है। अगर इसके साक्ष्य हैं आपके पास, तो तृणमूल कांग्रेस के कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, कितने लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, दिखाइए कोई डाटा हो तो। लेकिन जी नहीं, डाटा नहीं है। तो साहब सवाल तो उठेगा। पैटर्न ये बताता है कि टीएमसी के जो स्ट्रांग जोन है, स्ट्रांग होल्ड्स हैं, उन स्ट्रांग होल्ड्स पे चुनावों से बहुत पहले ही हमला किया जा चुका है। ये कोशिश की जा चुकी है जो स्ट्रांग बैटलफील्ड है तृणमूल कांग्रेस के, उनको भी कमजोर बैटलफील्ड में बदल दिया जाए। परिणाम क्या रहेंगे ये आप और हम कोई भी नहीं बता सकता। ज्योतिषी में मेरा कोई खास यकीन है नहीं, प्रेडिक्शंस में मानता नहीं। ये ज़रूर हो सकता है कि बंगाल जिस तरीके का बंगाल की हिस्ट्री रही है, सुभाष चंद्र बोस की धरती रही है ये, जहाँ सुभाष चंद्र बोस ने एक बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में टिप्पणी की थी कि अगर ये लोग गड़बड़ करेंगे तो बलपूर्वक भी हम इनका सामना कर सकते हैं। ये सुभाष चंद्र बोस का बयान था। तो बंगाल की हिस्ट्री को देखते हुए हो सकता है बंगाल के लोग जो हैं इस लोकतांत्रिक प्रोसेस के साथ खड़े हो जाएं और लोकतांत्रिक प्रोसेस में जो गड़बड़ी हो रही है उसके खिलाफ वो बुलंद कर लें और अपने आप को रजिस्टर करें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग वोट डाल पा रहे हैं वोट के ज़रिए। लेकिन सवाल हमेशा ये रहेगा कि वो 34 लाख से ज़्यादा अपीलें जो ट्रिब्यूनल में गई हैं ये कहते हुए कि साहब हमारा वोट गलत तरीके से काटा गया है, हम जायज़ वोटर हैं, हम वैध वोटर हैं, हमें वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। उन 27 लाख लोगों के अधिकारों के हनन की जिम्मेदारी किसकी है? वो इस बार सरकार नहीं चुन पाएंगे। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार चुनने के उनके अधिकार को प्रोटेक्ट कौन करेगा? ये बहुत बड़े सवाल हैं। और अगर लोग ही सरकार नहीं चुन रहे हैं तो लोकतंत्र कैसा? ये सवाल मेरे दिमाग में है। आपके दिमाग में अगर कोई आंसर हो तो आंसर हमें बता दीजिए। अगर कुछ और सवाल हों तो वो सवाल हमें ज़रूर बता दीजिए। बताइएगा कैसे? तो साहब वीडियो आप देख रहे हैं, इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। आपके जवाब का, आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। पॉलिटिक्स देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब का चैनल और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।